क्या दादाजी नहीं रहे? ये सुनकर मिहिर के हाथ से उसका फोन बेड पर गिर गया। भारत से आए इस कॉल ने मिहिर को हिलाकर रख दिया। बहुत प्यार करता था मिहिर अपने दादाजी से। मिहिर जब अपनी पढ़ाई के लिए विदेश आने वाला था, उसके 1 महीने पहले ही मिहिर के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तब से दादा दादी ही उसके जीने का सहारा बन गए थे। मिहिर के माता पिता का सपना था कि मिहिर डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट करके एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बने, इसलिए उसके दादा दादी ने उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। अभी 2 दिन पहले ही मिहिर की उसके दादाजी से वीडियो कॉल पर बात भी हुई थी। तब वे कह रहे थे, बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना, तेरे माता पिता का सपना जरूर पूरा करना। मिहिर को अपने दादाजी की कही हुई एक एक बात याद आ रही थी। वे कह रहे थे, जाने में कितने दिन और रहूं, मुझे कुछ हो गया तो तेरी दादी का ख्याल भी तुझे ही रखना है, तू मेरा प्यारा पोता है। दादाजी का चेहरा याद कर मिहिर की आंखों से झरझर आंसू बरस पड़े। मगर ये कैसी विडंबना है कि वो अपने दादाजी के अंतिम संस्कार पर भी नहीं पहुंच सकता। अभी उसकी पढ़ाई में 1 साल और बाकी था, इसलिए उसे बीच में भारत जाने की परमिशन नहीं मिल सकती थी। दादाजी के गुजरने के बाद मिहिर पूरी तरह से टूट चुका था और दादाजी की यादों से निकलने में मिहिर को काफी समय लग गया। मगर उसे रह रहकर दादाजी के अंतिम शब्द याद आते, बेटा एक दिन तू बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, मैं जानता हूं। और यही शब्द उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करते और मिहिर वापस अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगा। आखिर आज मिहिर की MBBS की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और पूरे 6 साल बाद वो भारत जाने वाला था। सबसे ज्यादा चाह उसे अपनी दादी से मिलने की थी। फ्लाइट में बैठे बैठे मिहिर अपनी दादी के बारे में सोचने लगा। जब दादी मुझे यूं अचानक इंडिया आया देखेंगी तो नाच पड़ेंगी, और जब दादी को पता चलेगा कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूं तो मोहल्ले भर में पेड़े बांटेंगी दादी। मिहिर का सफर का वक्त यादों में ही बीत गया और कब भारत आ गया उसे पता ही ना चला। घर पहुंचते ही मिहिर ने जैसे ही डोरबेल बजाई, उसके भतीजे सोनू ने दरवाजा खोला। सोनू चाचू चाचू कहकर मिहिर से लिपट गया। सोनू की आवाज सुन मिहिर की भाभी कामिनी रसोई से चिल्लाते हुए आई, क्या हुआ सोनू, क्यों हल्ला मचा रहा है? जैसे ही कामिनी ने अपने देवर मिहिर को सामने देखा, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई और वो बोली, देवर जी आप यूं अचानक, ना कोई फोन ना आने की खबर। पहले बताया होता तो तुम्हारे भैया को एयरपोर्ट लेने भेज देती, और तुम तो थोड़े दिन वहीं रहकर ट्रेनिंग करने वाले थे ना। मिहिर हंसकर बोला, अरे भाभी सांस तो ले लीजिए, एक साथ इतने सारे सवाल। मिहिर घर के अंदर आकर बोला, भाभी अपनों के बिना की गई तरक्की भी कोई तरक्की है क्या? मेरा तो आप सबके साथ रहने का मन था, इसलिए मैंने इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब आपका ये देवर यहीं रहकर लोगों की सेवा करेगा। ये सब सुनकर कामिनी को झटका लगा, जैसे काटो तो खून नहीं। मिहिर बोला, दरअसल भाभी मैं दादी माँ को सरप्राइज देना चाहता था, अगर आप सबको बता देता तो दादी माँ को भी पता चल जाता। और मिहिर दादी माँ के कमरे की तरफ धीरे धीरे पांव रखते हुए पहुंचा। मगर जैसे ही मिहिर ने दरवाजा खोला और बोला, दादी, दादी माँ कमरे में नहीं थी। मिहिर ने दादी दादी कहते हुए पूरा घर छान मारा, मगर उसे उसकी दादी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। कामिनी रसोई में मिहिर के लिए चाय बना रही थी। मिहिर रसोई में जाकर बोला, भाभी दादी माँ कहीं गई हुई हैं क्या? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। उतने में पीछे से सोनू आकर बोला, चाचू दादी माँ अब हमारे साथ नहीं रहती। ये सुनकर मिहिर थोड़ा भड़कते हुए बोला, भाभी ये क्या कह रहा है सोनू? कामिनी बोली, देवर जी बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। और फिर वो सोनू को आंख दिखाकर बोली, तू जा बाहर, कुछ भी बोलता है। देवर जी आपको फोन पर बताया तो था कि दादी माँ अपनी सहेलियों के साथ 4 धाम की यात्रा पर गई है। मिहिर बोला, इस बात को तो 2 महीने हो चुके हैं भाभी, अब तक तो दादी माँ को यात्रा से वापस आ जाना चाहिए था, और मैंने जितनी बार भी दादी का नंबर लगाया उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं दादी माँ कैसी होंगी वहां। कामिनी बोली, देवर जी वहां पहाड़ों में नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है, फोन लगता ही नहीं। अभी 2 दिन पहले ही उनका फोन आया था, कह रही थी अभी उनको आने में 1 महीना और लग जाएगा, और वे बिल्कुल ठीक है वहां। ये लीजिए आप चाय पीजिए। मिहिर चाय लेकर अपने माँ बाबूजी के कमरे में चला गया।
वहां दीवार पर लगी दोनों की तस्वीर देखकर बोला, देखिए माँ पापा, आज मैं डॉक्टर बन गया। आज आप दोनों का सपना पूरा हो गया। और उसे वो दिन याद आ गया जब विदेश पढ़ने जाने के लिए उसका पासपोर्ट बनकर आ गया था। माता पिता को एक तरफ बेटे के डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने की खुशी थी और दूसरी तरफ बेटे से बिछड़ने का गम। मगर मिहिर कहाँ जानता था कि उसके विदेश जाने से पहले ही उसके माता पिता उससे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। मगर दादा दादी ने मिहिर के माता पिता का ये सपना पूरा किया और मिहिर को विदेश पढ़ने भेजा। दादी माँ का मिहिर के विदेश जाने की खबर सुनकर रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि मिहिर बचपन से ही दादी संग खूब रहा था और उसका अपनी दादी से बहुत लगाव था। मिहिर दादी का लाडला पोता था। दादी माँ के हाथ से ही खाना खाना, उनके साथ पार्क जाना, रात को उनके पास लेटकर कहानियां सुनना। इसलिए दादी माँ मिहिर के जाने से बहुत दुखी थी। मिहिर का एक बड़ा भाई है राजू और उसी की पत्नी है कामिनी। दादाजी की कपड़े की दुकान अब राजू चलाता है। मिहिर अपने माता पिता की तस्वीर एकटक निहारे जा रहा था कि तभी कामिनी बोली, देवर जी, खाना भी बन गया है, आप चाहें तो अभी खा ले या थोड़ी देर में आपके भैया भी आ जाएंगे। मिहिर बोला, भाभी, भैया को आ जाने दीजिए, साथ में ही खा लेंगे। थोड़ी ही देर में मिहिर का बड़ा भाई राजू दुकान से आ गया और मिहिर को देखकर चौंक पड़ा। फिर वो खुशी जताते हुए बोला, भाई तू अचानक, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। फिर दोनों भाइयों ने बैठकर ढेर सारी बातें की, मगर दादी का टॉपिक निकलने पर भाई भाभी बात को घुमा देते और दूसरी आनन फानन बातें करने लगते। मिहिर को भाई भाभी का ये व्यवहार कुछ अलग सा लगा। दूसरे दिन मिहिर दिल्ली के अस्पताल पहुंचा जहां उसकी ड्यूटी लगी थी। सभी अस्पताल के सहकर्मियों ने मिहिर का स्वागत किया और अस्पताल के कर्मचारियों ने हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन किया। मिहिर अस्पताल में राउंड पर निकला और सारे मरीजों का चेकअप करने लगा। मरीजों के दुख दूर करके मिहिर को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, मानो मिहिर आज डॉक्टर अर्थ के मायने समझ चुका था और डॉक्टर को भगवान का रूप क्यों कहा जाता है ये भी समझ चुका था। तभी मिहिर के कानों में एक नर्स की आवाज गूंजी, जो एक अधेड़ उम्र की महिला को बहुत डांट रही थी। जाने कहां कहां से आ जाते हैं काम करने, जब झाड़ू पोछा सही से लगाना नहीं आता तो काम करने क्यों आ जाते हो? अस्पताल फ्री की तो पगार नहीं देता ना। वो अधेड़ उम्र की महिला बेचारी चुपचाप सब कुछ सुने जा रही थी। ये देख मिहिर को बहुत बुरा लग रहा था। पीछे से वो महिला मिहिर को कुछ जानी पहचानी लगी। मिहिर जैसे ही उनके पास जाते जा रहा था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी दादी यहाँ कैसे हो सकती है, जरूर ये उसका भ्रम है। मगर जैसे ही मिहिर ने उस महिला का चेहरा देखा, वो चौंक गया। ये तो उसकी दादी माँ ही थी। उसकी दादी माँ की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो बेचारी कपकपाते हाथों से पूरे अस्पताल में झाड़ू पोछा कर रही थी। उतने में नर्स चिल्लाकर बोली, आज ही बड़े सर से बात करके तुझे काम पर से निकलवाती हूं। अब मिहिर के सब्र का बांध टूट चुका था। वो नर्स पर चिल्लाकर बोला, नौकरी से तो मैं तुम्हें निकलवाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी उम्र से बड़ी महिला से इस तरह बात करती हो। तुम घर पर अपनी माँ दादी माँ से भी इस तरह से ही बात करती हो क्या? देखो तो इस उम्र में भी इन्हें इतना काम करना पड़ रहा है। जरूर इनकी कोई मजबूरी रही होगी। और ये औरत कोई सफाई कर्मचारी नहीं, मेरी दादी माँ है। ये सुनकर वो नर्स हक्की बक्की रह गई और आसपास के लोग भी चौंक गए। उतने में मिहिर अपनी दादी माँ से बोला, दादी माँ, आप यहाँ कैसे? आप तो 4 धाम की यात्रा पर गई हुई थी ना। अपने पोते को देखकर दादी माँ ने अपने हाथ से झाड़ू पोछा नीचे फेंक दिया और अपने पोते के चेहरे को सहलाकर उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। अपनी दादी माँ को ऐसे हाल में देखकर मिहिर के मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। वो दादी माँ को अपने कैबिन में ले जाकर बोला, दादी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब आपका ये पोता आ गया है। मिहिर ने अपनी दादी माँ को पीने के लिए पानी दिया, फिर बोला, दादी माँ, आप तो 4 धाम की यात्रा के लिए गई हुई थी ना। मैंने आपको कितने फोन किए, मगर हर बार आपका फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था और भैया भाभी भी कह रहे थे कि आप अपनी सहेलियों संग तीर्थ यात्रा पर गई हुई है। पोते की बात सुन दादी माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मिहिर फिर बोला, दादी माँ,
मुझसे कुछ मत छिपाइए, सब सच सच बताइए, आपकी इस हालत की वजह कौन है? दादी माँ बोली, बेटा, तेरे दादाजी के चले जाने के बाद सारे कारोबार पर तेरे बड़े भाई राजू ने हक जमा लिया और पूरे घर पर तेरी भाभी ने। तेरे दादाजी की तो पाई पाई वो घर बनवाने में खर्च हो गई थी। तेरे दादाजी के चले जाने के बाद तेरे बड़े भाई और उसकी पत्नी को मेरी दवाइयों का खर्च भी भारी लगने लगा था। कामिनी एक दिन मुझसे बोली, इस घर में रहना है तो सारा काम करना पड़ेगा, खाना और दवाई मुफ्त में नहीं मिलेगी। मैंने भी कामिनी की हाँ में हाँ मिला दी और उसके बाद से कामिनी मुझसे घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब काम करवाने लगी। वो सिर्फ अपने पति और बच्चों का खाना बनाकर चली जाती। मैं दिन भर घर के सारे छोटे मोटे काम करती रहती। इसके बदले में मुझे 2 टाइम का खाना मिल जाता। पहले शुरुआती दिनों में मुझे 2 समय का खाना मिल जाता था, मगर उसके बाद मुझे हाथ जोड़ जोड़ कर बहू से खाना मांगना पड़ता। तब कहीं जाकर वो रात का सूखा बासी बचा हुआ खाना मुझे दे देती। एक दिन मुझसे सूखी रोटी खाई नहीं जा रही थी तो मैंने रसोई में जाकर अपने लिए खिचड़ी बना ली। उस पर तेरी भाभी कामिनी ने इतना बड़ा हंगामा मचा दिया कि तेरा भाई राजू भी मुझ पर ही डांट फटकार करने लगा। दोनों ने मिलकर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और बोले, वैसे भी तुम्हारी इस घर को कोई जरूरत नहीं, अगर तुम अंदर रहकर मर भी जाओ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दादी माँ ये बोलकर जोर जोर से रोने लगी। मिहिर बोला, दादी माँ, और क्या क्या किया भैया भाभी ने आपके साथ, मुझे आज सब खुलकर बताइए। दादी माँ बोली, मुझ पर जो गुजरी है बेटा मैं ही जानती हूँ। कमरे में बंद रहकर अब मुझे सूखा बासी खाना भी नसीब नहीं होता था। कभी कभी मुझे सिर्फ पानी पीकर पूरा दिन निकालना पड़ता था। एक दिन तुम्हारे भतीजे सोनू ने कमरे की कुंडी खोल दी और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं भूख से तड़प रही थी, इसीलिए बाहर आते ही मैं रसोई में जाकर अपने लिए कुछ खाने का सामान ढूंढने लगी। उतने में तुम्हारी भाभी कामिनी आ गई और झुंझलाकर बोली, बुढ़िया, तुझे अब इस घर से ही बाहर निकलना होगा, तू यहाँ रहने के लायक ही नहीं है। उसने तुम्हारे भाई राजू को आवाज लगाई और बोली, इस बुढ़िया को जल्द से जल्द वृद्धाश्रम भेजना होगा। वैसे भी राजू को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था मेरे होने या ना होने से। राजू ने भी कामिनी की हाँ में हाँ मिलाई। मैं हाथ जोड़कर बोली, मुझे वृद्धाश्रम मत भेजो, तुम लोग जो बोलोगे मैं करूंगी। उन दोनों ने मुझे वृद्धाश्रम नहीं भेजा। मुझे लगा शायद दोनों को मुझ पर तरस आ गया होगा, मगर 2 दिन बाद वो दोनों मेरे पास आकर बोले, आपको हमेशा शरीर में कुछ न कुछ तकलीफ रहती है। मेरा दोस्त पास ही के शहर दिल्ली में बहुत बड़ा डॉक्टर है, चलिए मैंने उससे अपॉइंटमेंट ली है, हमें वहां 2-3 दिन लग जाएंगे, इसलिए अपने कपड़े बैग में भर लीजिए और जरूरत का सामान भी ले लीजिएगा। मैंने भी उनकी बातों में आकर अपने कपड़े बैग में भर लिए। मुझे राजू की प्यार भरी बातों पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और मैं दोनों संग अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। वहां दोनों मुझे अस्पताल के बाहर बेंच पर बिठाकर बोले, हम अभी आते हैं, लेकिन वो लोग आए ही नहीं। मैं 2-3 घंटे उनकी राह देखती रह गई, मगर बाद में मैं समझ गई ये उनकी मुझसे पीछा छुड़ाने की तरकीब थी। वो दोनों मुझे इस अनजान शहर में भीख मांगने के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे। तेरे भाई ने तेरी भाभी के मुंह से निकली बात को सच कर दिखाया था। मैं वहीं बैठकर रोने लगी क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ गले में एक सोने की चेन पहनी हुई थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने मुझे रोता हुआ देखकर मुझसे मेरी व्यथा पूछी। जब मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई तो वो बोले, माँ जी, आप बुरा ना माने तो आप यहाँ अस्पताल में नौकरी कर लीजिए, इससे आपको रहने और खाने की सुविधा मिल जाएगी। मैंने भी उनकी बात मान ली, जिससे मुझे हॉस्पिटल द्वारा रहने को क्वार्टर मिल गया और 2 समय खाने को मिल जाता। अपनी सोने की चेन बेचकर मैंने क्वार्टर में थोड़ा घर संबंधी सामान खरीदा ताकि मैं कभी कभी वहां अपने हाथ का बना खाना खा पाऊं। ये सब सुनकर मिहिर को अपने भाई भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उतने में मिहिर की दादी माँ बेहोश हो गई। मिहिर ने दादी माँ के चेहरे पर थोड़ा सा पानी छिड़का और उन्हें होश आया। एक कर्मचारी से कहकर मिहिर ने दादी माँ के लिए जूस मंगवाया और दादी माँ को जूस देते हुए बोला, दादी माँ, जितने दुख सहन करने थे आपने कर लिए, अब दुख सहने की बारी भैया और भाभी की है। अब आपका दूसरा बेटा आ गया है जो आपके ऊपर हुए सब जुल्मों का बदला लेगा। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सबसे पहले तो हम अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर
दादी माँ थोड़ा डर गई क्योंकि वो उस माहौल में वापस नहीं जाना चाहती थी। उनमें और अपमान सहने की शक्ति नहीं थी। दादी माँ को घबराया हुआ देख मिहिर बोला, दादी माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो घर दादाजी ने बनवाया है। वो लोग कौन होते हैं आपको घर से निकालने वाले? घर से निकलेंगे वो लोग जो आपके घर में रह रहे हैं। आप अपने ही घर में जाने से घबराइए मत। अब आपका ये पोता आ गया है जो आपको आपका हक दिलाकर रहेगा। चलिए गाड़ी में बैठिए और मेरे साथ चलिए। मिहिर ने अपनी दादी माँ को गाड़ी में बिठाया और घर की तरफ चल पड़ा। अपने भाई भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वो दादी माँ को गाड़ी में बिठाए रख पहले घर में अकेले घुसा। घर में उसके भैया भाभी की दोस्तों संग पार्टी चल रही थी। म्यूजिक तेज आवाज में बज रहा था। सबसे पहले मिहिर ने म्यूजिक बंद किया तो उसकी भाभी कामिनी झुंझलाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है देवर जी? मिहिर बोला, पहले मुझे ये बताइए कि दादी माँ कहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी है। राजू बोला, तुम्हें कितनी बार बताएं, वो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। मिहिर बोला, 3 महीने तक कौन सी तीर्थ यात्रा चलती है भैया, और कितना झूठ बोलोगे आप लोग? सच सच क्यों नहीं कह देते कि दादी माँ को भीख मांगने के लिए अस्पताल के बाहर छोड़ आए थे आप लोग? और मिहिर अपनी दादी माँ को अंदर से आवाज लगाने लगा। अपनी दादी माँ सरला जी को अचानक देखकर कामिनी और राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू के सारे दोस्त ये सब सुनकर अवाक रह गए और एक दोस्त बोला, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी राजू, जो बड़ों का सम्मान ना कर सके ऐसा व्यक्ति मेरा दोस्त नहीं हो सकता। सभी दोस्तों ने हामी भरी और सब दोस्त उसी वक्त राजू का घर छोड़कर चले गए। तभी वहां पुलिस आ गई और राजू और कामिनी को गिरफ्तार करके ले जाने लगी। राजू और कामिनी दादी माँ के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे, मगर दादी माँ ने उन्हें माफ नहीं किया। कामिनी बोली, दादी माँ मेरे बेटे सोनू का क्या होगा? अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। दादी माँ पुलिस से बोली, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता के कर्मों की सजा भुगते। ये सुनकर राजू और कामिनी ने चैन की सांस ली। दादी माँ फिर बोली, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया है। मिहिर बोला, आप लोगों को ये घर अभी के अभी खाली करना होगा। ये दुकान और ये घर मेरे दादाजी और दादी की मेहनत है जिस पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया था। कामिनी बोली, हम लोग कहाँ जाएंगे? प्लीज हमें घर से और दुकान से मत निकालिए। मिहिर बोला, ये बात तो आप लोगों को तब समझनी चाहिए थी जब आप लोगों ने दादी को घर से बेदखल कर दिया था। दोस्तों, अपने कुकर्मों की सजा कभी ना कभी हर इंसान को भुगतनी ही पड़ती है, इसीलिए कर्म बहुत ध्यान से करें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।